नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। गैर बासमती चावल के निर्यात पर 20% सीमा शुल्क लगाने के बाद सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से टुकड़ा चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। माना जा रहा है कि यह कदम महंगाई को थामने के लिए उठाया गया। इससे पहले गेहूं, आटा और चीनी के निर्यात पर भी रोक लगाई जा चुकी है। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है और उसके इस कदम के बाद वैश्विक बाजार में चावल के दामों में उछाल आने की संभावना है। वैसे घरेलू बाजार में अभी चावल का दाम नियंत्रण में बताया जा रहा है, लेकिन कम बारिश और धान के रकबे में कमी के कारण सरकार सतर्क हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि घरेलू खपत के लिए चावल कम पड़ जाए और महंगाई बढ़ जाए। लेकिन सरकार के इस फैसले का किसान संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। एक बार आंकड़ों से समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल चावल के निर्यात पर अंकुश लगाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि 2018-19 में टुकड़ा चावल का निर्यात करीब 12.21 लाख मीट्रिक टन हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद 2 साल बाद ही 2021-22 में ये निर्यात करीब 39 लाख मीट्रिक टन हो गया। यानी पिछले 4 साल में अगर हम बात करें तो निर्यात में 200% से भी ज्यादा की असामान्य बढ़ोतरी हुई है। If you see the export in last 4 years of the broken rice, then 4-year scenario, not these 4 months, but the entire year, also it is more than 300%. From 12 lakh metric ton, it's almost touching 40 lakh metric ton last year. So this is also very exponential increase. This is not normal increase by any stretch of imagination. If your exports are growing by 4-5%, 6%, then this increase is like abnormal. लेकिन चावल के निर्यात पर जिस तरह से टैक्स लगाया गया है 20%, इससे किसान नेता नाखुश हैं। उन्हें लगता है कि इससे किसानों का नुकसान होगा। सरकार ने चावल के निर्यात पे 20% निर्यात कर लगा दिया है और इससे जो आपका धान है वो एकदम सस्ता आएगा। और ये सरकार की किसान मारू नीति है। पीछे आपको गेहूं की निकासी कम रही है, सरसों की निकासी कम रही है, आलू की निकासी कम रही है, गन्ने की निकासी कम रही है। सारी फसलें आपकी तबाह हुई हैं और इस बार उम्मीद थी कि अच्छा भाव मिल सकता है, धान का अच्छा भाव मिल सकता है, तो अभी उन्होंने 20% निर्यात कर चावल पे लगा दिया है। दरअसल हुआ यह कि इस बार बुआई घटी है और इसीलिए ये सारे कदम उठाए गए हैं। इस साल मानसून कमजोर रहा, जिसके चलते चावल की बुआई करीब 38 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में हुई है। चावल की बुवाई कम होने से जाहिर सी बात है कि उत्पादन पर असर पड़ेगा, विपरीत असर पड़ेगा और इस साल 100 लाख से 120 लाख टन कम उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। यह आंकड़ा खुद खाद्य सचिव ने दिया है। लेकिन एक बात जो उनकी ओर से कही गई है वो ये है कि पिछले साल 212 लाख मीट्रिक टन निर्यात हुआ था, तो इसलिए कह सकते हैं कि चावल उत्पादन में अब भी भारत सरप्लस है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण सरकार ने ये सारे कदम उठाए हैं। और दूसरी तरफ किसानों की दिक्कतें हैं लगातार, क्योंकि एक तरफ बारिश में कमी है तो दूसरी तरफ धान की जो फसल है वो बर्बाद भी हो रही है। पंजाब के पठानकोट की अगर बात करें तो वहाँ कई एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि जो पौधा था वो बौना रह गया, छोटा रह गया और ऊंचाई कम होने से ये फसल बर्बाद हुई। ऐसे में किसान अब खुद ही इस पर ट्रैक्टर चला रहे हैं और उसे खेतों में बहा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक पठानकोट में 700 एकड़ फसल धान की बर्बाद हुई है। और जैसा हमने कहा कि भारत सबसे ज्यादा चावल का निर्यात दुनिया भर में करता है और जब निर्यात पर इस तरह से पाबंदियां लगाई गई हैं, कई कदम उठाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका दुनिया भर पर भी असर पड़ेगा। 40% निर्यात भारत से होता है दुनिया भर को। थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और पाकिस्तान में भी निर्यात होता है और म्यांमार के चावल के दाम $50 प्रति टन बढ़ सकते हैं। वहीं वियतनाम और थाईलैंड भी दाम बढ़ाएंगे। सबसे बड़े खरीदार चीन और फिलीपींस भी भारत के इस कदम के बाद फिक्रमंद हो गए हैं। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। चीन क्या कर सकता है? चीन भारत के टुकड़ा चावल के बड़े खरीदारों में से एक है। टुकड़ा चावल जानवरों को खिलाने के लिए अब मक्का का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सारे कदम हैं
जो उठाए जा रहे हैं चीन के या बाकी अन्य देशों की ओर से। और देश में चावल की कीमतों पर क्या असर है, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने राशन की दुकान का एक दौरा किया है। इस साल कमजोर मॉनसून की वजह से चावल का प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले करीब 100 से 120 लाख टन कम होने का अनुमान है और इसकी वजह से जो बाजार में जो अर्थव्यवस्था है चावल की, उस पर भी असर पड़ रहा है। मैं इस वक्त जमरूदपुर में एक राशन की दुकान में हूं और यहाँ पर जो गैर बासमती चावल है उसकी कीमतों में उछाल नोटिस किया गया। मेरे साथ विजय जी हैं जो दुकानदार हैं। किस तरह के चावल ज्यादा महंगे हुए? चावल जो नॉर्मल चावल वो ज़्यादा महंगे हो गए। वो है ना नॉर्मल जो 30-32 रुपये किलो चावल, उसमें 5-6 किलो की तेजी आ गई। 5-6 रुपए की तेजी? हाँ जी, यानी 15 से 20% महंगे हो गए। हाँ जी। ये सेला चावल आप कह रहे हैं? हाँ, सेला चावल, कच्चे चावल जो नॉर्मल चावल है वो बहुत महंगे हो गए चावल पहले से। वो महंगे हो गए। हाँ जी, तो ब्रांडेड चावल भी महंगे हुए? गारंटी महंगी भी हो गई, वो 10 से 15 रुपये किलो महंगे हो गए। 10 से 15 रुपए? हाँ जी। और आपने एक कहा था सेला गोल्डन, हाँ, इसके कीमत में ज्यादा वो ज़्यादा महंगा, सेला चावल में ज़्यादा तेजी आई है। कितना? ये जो चावल नॉर्मल चावल थे जो 25-26-27 रुपये किलो के थे वो 35 रुपये किलो चावल हो गए। जी। और जो 80 रुपये किलो चावल तो फिर 95 रुपये के जी चावल। 95 तक हो गए। हाँ जी, यानी 15 से 20% अलग अलग जो गैर हाँ। बासमती चावल हैं उसकी कीमतों पर असर पड़ा है। हाँ, असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है। ये कितने दिन में? एक महीने में? ये 1 महीने के अंदर। एक महीने के अंदर? हाँ जी, ओके। तो इसकी वजह क्या बताया होलसेलर ने? पता नहीं क्या है, पीछे से तो बाढ़ आ रही है, कुछ चावल नहीं हो रहे, पीछे से यही वजह हो रही है। ये वजह हो रही है। हाँ जी, तो आप होलसेलर के पास जाते हैं तो वो ये कारण बताते हैं? अब ये कारण बताते हैं, क्या करें, वो लाना तो पड़ता ही है बेचने के लिए, तो जो भाव होंगे वो तो बेचना पड़ेगा हमें। कितना पड़ेगा? हाँ जी, तो इसकी वजह से जो आपके पास ग्राहक आते हैं हाँ। तो उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया मिलती है? उनसे क्या कर, रोज बाजी होती है, कहते कल 30 रुपये किलो दिया, आज 32 रुपये किलो, कल 35 रुपये किलो दे रहे। 1 महीने में 4 बार रेट बढ़ चुके। 4 बार रेट बढ़ा? हाँ जी, लोग परेशान हैं। हाँ जी, लोग परेशान हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। जमरूदपुर के इस राशन दुकान से मेरे कैमरा सहयोगी पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो क्या दुनिया में चावल को लेकर संकट खड़ा हो सकता है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवेंद्र शर्मा जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं, साथ ही हमारे सहयोगी हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले देवेंद्र जी आपके पास आना चाहूँगा, आप किस तरह से देखते हैं सरकार की ओर से ये जो कदम उठाए गए हैं? क्या आपको लगता है कि इन्हें उठाना ज़रूरी हो गया था? क्योंकि एक चुनौती सरकार के सामने ये भी है कि जो घरेलू बाजार है उसमें चावल जैसे खाद्य सामान के दाम न बढ़ें। देखिए, आपको याद होगा जब गेहूं के एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे थे तो बहुत एक्साइटमेंट थी देश में कि हमारे पास इतना अनाज है, इतना सरप्लस है और हमें सारा एक्सपोर्ट करना चाहिए। तब भी मैंने कहा था कि ये समय नहीं है कि हमें अनब्रिडल्ड एक्सपोर्ट्स को अलाउ करना चाहिए, हमें उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। क्योंकि आज सिचुएशन दुनिया में ये है कि हर देश चाह रहा है कि वो अपना जितना स्टॉक रख सके, उसको इकट्ठा कर सके, उतना करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे समय में अगर हम अपना जो भी सरप्लस है उसको सारे को एक्सपोर्ट करते हैं तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम भी कटोरा लेके खड़े हो जाएं ग्लोबल मार्केट में। मुझे लगता है कि धान की सिचुएशन में वही हुआ है। सरकार ये जानती है, समझ रही है कि आने वाले दिनों में प्राइसेस बढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि एक ड्राउट पड़ा है ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, जिसके अंतर्गत काफी नुकसान एक्सपेक्टेड है। प्लस जो अभी एक वायरल डिजीज जो आ रही है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, उससे बहुत नुकसान हुआ। पठानकोट ही नहीं, मोहाली जिले में भी बहुत नुकसान हुआ है उस वायरल डिजीज का, और हम देख रहे हैं बाकी प्रदेशों में भी उसका असर पड़ा है। कहने का मतलब यह है कि सारा मिलाकर देखें तो उसमें प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसके करके सरकार ने ये कदम लिया है कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट करें। हम इसको जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो आपने देखा कि 20% टैक्स लगाया गया है कुछ एक वैरायटीज के ऊपर या कैटेगरीज के ऊपर। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे पास अगर हम ये आज की अब मैं रिपोर्ट एक देख रहा था, आपने कहा कि 1 महीने से प्राइसेस बढ़ रहे हैं मार्केट में। ये देखिए, मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। अभी तो पैडी की या राइस की जो पैदावार है वो तो मार्केट में आई नहीं है खरीद की, और पहले हमारे पास 41 मिलियन टन का स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये मार्केट सेंटीमेंट्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये मार्केट सेंटीमेंट्स के कारण ये जो ट्रेड है ये प्राइसेस बढ़ा रही है। कोई कारण नहीं है ये प्राइसेस बढ़ने चाहिए, और ये हम सबको जानना है, कंज्यूमर को भी, मीडिया को भी और सरकार को भी, कि ये प्राइसेस बढ़ने का कोई कारण ही नहीं है, जबकि राइस की जो कोई स्टॉक की कमी नहीं है। हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी भी जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। चढ़ूनी जी, हम आपको सुन भी रहे थे थोड़ी देर पहले, आपने आपत्ति की सरकार के इस फैसले पर, लेकिन आपने देवेंद्र जी को सुना होगा कि जो हालात बन गए हैं,
जिस तरह से कई राज्यों में सूखा है, एक बीमारी भी आई जिसके चलते जो धान है वो छोटे रह रहे हैं, पौधे बौने हो जा रहे हैं, तो इसी कारण सरकार ने ये फैसला किया है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये कदम थोड़ा और टाला जा सकता था या किसानों को उससे पहले भरोसे में लेना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल सरकार जो है फैसला बिना सोचे समझे, बिना किसान से पूछे किसान विरोधी फैसला ले लेती है। अब थोड़ी देर पहले आपके जो खाद्य सचिव है वो ये कह रहा है कि जितना स्टॉक हमें चाहिए उससे ज्यादा अभी पड़ा है और ऊपर से धान नया आ गया है। और बहुत सा इलाका हमारा ऐसा है जिसमें धान की 2 फसलें होती हैं। तो कोई आपातकाल नहीं था, कोई ये नहीं था कि देश के भूखा मरने की कोई नौबत आ गई है। और जहां तक आयात पे कर लगाने का सवाल है, ये किसान को राहत देने की बजाय अब उदाहरण के तौर पे फसल खराब हो गई जो आप दिखा रहे हैं कि फसल को जोत रहे हैं किसान, क्या सरकार ने 1 रुपया भी उन किसानों को दिया या कोई देने का आश्वासन दिया? किसी भी सरकार ने भारत में या किसी और स्टेट में किसी ने कोई आश्वासन उनको नहीं दिया। और जो पीछे हमारी फसल गेहूं की फसल हुई है, गेहूं की फसल की निकासी जो है वो 40% तक कम रही है, तो किसी ने उसको राहत नहीं दी। उसके पीछे हमारा गन्ने की निकासी कम रही है, सरसों की निकासी कम रही है, आलू की निकासी कम रही है, सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं है। यानी किसान पे जब कोई आपदा आती है तो किसान मरे सो मरे, और जब किसान को जब ये फायदा होने की बात उनको ये लगता है कि थोड़ा सा भाव किसान को ज्यादा मिलेगा तो एकदम से कुछ ना कुछ नया रास्ता। ठीक है चरणू जी, हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने लगातार इस पर रिपोर्टिंग की है। मैं आपके पास आऊंगा लेकिन पहले हिमांशु के पास चलूंगा। हिमांशु, जो बात देवेंद्र जी कह रहे थे आपकी रिपोर्ट के बारे में आपने सुनी होगी कि जब ये दुकानदार कहते हैं कि दाम बढ़ गए हैं, जबकि ऐसी कोई नौबत नहीं आई है कि दाम बढ़ने चाहिए घरेलू बाजार में, तो इसका क्या कारण बताया गया है कि जो दाम बढ़ाने की बात हुई है कि चावल के दामों में थोड़ा सा उछाल आया? क्योंकि सरकार की तो पूरी कोशिश इसी बात को लेकर है कि दाम ना बढ़े। देखिए, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इस बार कमजोर मॉनसून की वजह से चावल की जो बुआई है वो घटी है और उसका असर निश्चित तौर पर कुछ असर तो प्रोडक्शन पर जरूर पड़ेगा, हालांकि उसके अभी फाइनल एस्टिमेट्स नहीं आए हैं। लेकिन खाद्य सचिव ने एक महत्वपूर्ण बात आज ये कही है कि अब तक करीब 72 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात हुआ है, जिसके बाद उसको रिस्ट्रिक्ट करने का फैसला किया गया है। कुछ वेराइटीज हैं चावल की जिनके एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाई गई है और ब्रोकन राइस पर तो पूरा प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये एहतियातन एक फैसला सरकार ने लिया है। खाद्य सचिव ने ये कहा कि देखिए, पिछले साल भारत से 212 लाख मीट्रिक टन चावल का एक्सपोर्ट हुआ था। इस बार हमने 72 लाख मीट्रिक टन के बाद से जो ये नियंत्रित कर दिया है पूरे एक्सपोर्ट सेक्टर को, जो चावल का जो एक्सपोर्ट भारत से होता है, और इसकी वजह से आमतौर पर पिछले साल के मुकाबले इस साल 140 लाख टन के आसपास जो चावल का स्टॉक, आप अगर मान लीजिए अगर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए थे गए होते या फिर ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर अगर प्रतिबंध नहीं लगाया गया होता, तो ये जो 140 लाख मीट्रिक टन चावल है वो एडिशनल स्टॉक है जो भारत पे रहेगा। और इसी के आधार पर यह दावा खाद्य मंत्रालय की तरफ से किया गया है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और जो कुछ भी भारत की अपनी जरूरतें हैं उसके मुताबिक चावल का जो स्टॉक है वो पर्याप्त मात्रा में भारत में बना रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई है खाद्य मंत्रालय की तरफ से। देवेंद्र जी के पास चलते हैं। देवेंद्र जी, जो बात हिमांशु कह रहे हैं, स्टॉक की बात कह रहे हैं कि करीब 140 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक भारत में अभी है, तो क्या आप ये कारण मानते हैं कि ये भी कारण हो सकता है कि जिस तरह से मुफ्त गेहूं, मुफ्त चावल दिया जा रहा था, उसमें अब गेहूं को बंद करने की बात हो रही है, जो 80 करोड़ लोगों को देने की बात बार बार सरकार कह रही है कि कोविड के कारण दिया गया, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है जिसके चलते चावल के निर्यात पर इस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जब गेहूं जब उसमें दिया जा रहा था फूड सिक्योरिटी एक्ट में, या जो फ्री राशन दिया जाता है उसमें दिया जा रहा था, तो उसको स्वैप किया गया, हमने उनको राइस देना शुरू कर दिया, धान देना शुरू कर दिया। और जब हम धान दे रहे हैं तो हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गेहूं की मात्रा हमारे पास कम है, गेहूं के स्टॉक्स हमारे पास कम है, ये तो एक एक्सेप्टेंस हो गई। अब देख रहे हैं कि वो भी जो है पैडी की, जिसमें एक्साइटमेंट जो थी हमारे पास कि हमारे पास बहुत उपलब्ध है, वो भी अब सरकार देख रही है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पैदावार कम होने की एक्सपेक्टेशन है, उसको देखते हुए उन्होंने
वहां पर भी एक प्रतिबंध लगाया है। मेरा इसमें सर एक चीज मानने की बात है, ये बिल्कुल ठीक है कि अभी देखिए ट्रेड जो है अभी कह रही है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं उसको हमें राइट ऑफ किया जाए, उसका हमें मुआवजा दिया जाए। तो क्यों नहीं ये देखा जाता कि जब किसान को मार पड़ती है, चाहे वो गेहूं में पड़ी है चाहे वो धान में पड़ी है, किसान को क्यों नहीं उसका एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाता है? क्या कारण है कि हम किसान को भूल जाते हैं और बाकी सब सेक्शंस को देने को तैयार है, और फिर हम कहते हैं कि खेती संकट में है। खेती संकट में इसलिए कि सरकार की नीतियां यही हैं कि जो किसान है वो संकट में रहे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि सारी पॉलिसी ऐसी है, मैं हर जगह कहता हूं कि वी हैव डेलिबरेटली केप्ट एग्रीकल्चर इम्पावरिश्ड, और वो हमें इस बात से नजर आता है कि हम बाकी सबको सपोर्ट देने को, कंपनसेशन देने को तैयार है, लेकिन किसान की कोई बात नहीं करता कि उसको कैसे कंपनसेट किया जाए। बिल्कुल। तो मुझे चौधरी लगता है साहब कि ये महत्वपूर्ण है इस क्राइसिस में। चौधरी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। चौधरी जी, आपने सुना देवेंद्र जी को कि किसानों को भुला दिया जाता है, कि किसानों को किसी तरह से भी लाभ नहीं पहुंचाया जाता है। शायद यही कारण है कि आप लोगों का जो इतना लंबा आंदोलन चला, एमएसपी की लीगल गारंटी की बात आप लोगों ने की, ये तमाम बातें आप करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस इसमें कदम नहीं उठाया गया है। मैं वही कह रहा हूं कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पिछले साल 1200 रुपए में धान बिका है, बिहार में 1200 रुपए में धान बिका है, तो वो कहाँ गया हमारा एमएसपी? एमएसपी का मतलब है न्यूनतम, और जो एमएसपी दे रहे हैं वो हमारी लागत से कम है। पिछले साल गेहूं का जो लागत मूल्य था, हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो आंकड़ा है, तो वो 2200 रुपए था और भाव हमें मिला 2000। तो लागत मूल्य से 200 रुपए कम मिला। यही हाल धान का है, यही हाल बाकी फसलों का है। हमें लागत से भी कम एमएसपी है और वो एमएसपी भी हमें नहीं मिल पाता। और जब हमें कुछ कहीं उम्मीद होती है कि किसी चीज का थोड़ा सा रेट हमें मिलेगा, तभी सरकार जो है वो कुछ ना कोई नया कानून लाके खड़ा कर देती है। और कहाँ गई WTO की शर्तें? जब ये कहते हैं, जब हमारा मक्का 2000 में बिका और इन्होंने 5 लाख टन मक्का बाहर से मंगाया, तब तो जो है वो WTO के शर्तें थी, खुला था। और अब जब हमारा बाहर महंगा बिकने लगा तो फिर वो WTO की शर्तें भी कहीं चली गई। ठीक है चौधरी जी, मेरे पास समय की कमी है, माफी चाहता हूं। हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, संक्षेप में क्या आपको लगता है कि जो अभी मौजूदा स्टॉक है वो काफी है, या फिर जैसा कि देवेंद्र जी कह रहे थे कि कहीं ये नौबत ना आए कि हमें बाहर जाना पड़े चावल या अन्य चीजों को खरीदने के लिए? देखिए, सरकार की रणनीति बहुत साफ है। सरकार ने अपनी तरह से ये कहा है कि एक्सपोर्ट को, चावल के निर्यात को जो नियंत्रित किया गया है और ब्रोकन राइस को जिस तरह से प्रतिबंधित किया गया है उसके एक्सपोर्ट को, उससे जो शॉर्टेज की जो एक आशंका है, देखिए ये भी एक अनुमान है। खाद्य सचिव से मैंने खुद ये सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय का आज के दिन जो मानसून की स्थिति है और धान की बुआई हुई है, ये हमारा एक अनुमान है। संभव है जिन इलाकों में बहुत अच्छी बारिश हुई वहां चावल की यील्ड हो सकता है और ज्यादा हो, और जो ये मार्जिन दिख रहा है 8 से 9% पिछले साल के मुकाबले इस साल कम प्रोडक्शन का, हो सकता है ये घट के 2 से 3% भी हो सकता है। ये एक आकलन है, एक अनुमान है कृषि मंत्रालय का, ये आखिरी तस्वीर नहीं है। और सरकार की रणनीति ये है कि जो भी शॉर्टेज इस साल होगी कमजोर मानसून की वजह से, उससे किसी तरह से उसकी भरपाई की जा सकेगी, जिस तरह से एक्सपोर्ट को नियंत्रित किया गया है। और ये दावा किया गया खाद्य मंत्रालय की तरफ से कि पिछले साल जो चावल के स्टॉक देश में थे, इस बार भी ये उम्मीद है खाद्य मंत्रालय को कि उसी के आसपास चावल के स्टॉक रहेंगे, कोई संकट नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए। चढ़ूनी साहब और देवेंद्र शर्मा जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 की बात में वक्त है ब्रेक का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद कर दिया है। अगले साल राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए नड्डा का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रायपुर में उन्होंने खुली जीप में रोड शो भी किया। नड्डा के रोड शो में हजारों कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इस दौरान मौजूद रहे। बाद में जेपी नड्डा ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में बूथ अध्यक्ष स्तर तक के पदाधिकारियों को संबोधित किया और उन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। कांग्रेस पार्टी, ये भूपेश बघेल, ये लोग कोई विचारधारा की पार्टी नहीं चला रहे हैं। ये भूपेश बघेल भी भाई बहन की पार्टी को चला रहे हैं, भाई बहन की पार्टी।
मुझे बड़ी हैरानगी हुई। आजकल भारत जोड़ो कार्यक्रम में जा रहे हैं। अरे पहले पार्टी तो जोड़ लो। तुम चले हो भारत जोड़ने, पार्टी तुम्हारी टूट रही है। 50 साल जिन्होंने पार्टी में काम किया वो तुमको छोड़ के जा रहे हैं। गुडबाय कर क्यों कह रहे हैं? कभी सोचा तुमने? कभी समझा इस बात को? इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आज, हमारी लड़ाई आज वंशवाद के खिलाफ है और वंशवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, वैचारिक पृष्ठभूमि पर लड़ेगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। पैदल यात्रा के दौरान वे लोगों से मिले हैं और लोगों ने अपनी समस्याएं उन्हें बताई। इस यात्रा में लोगों का तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम साथ चल रहा है। आज ये यात्रा तमिलनाडु के नागरकोइल से चलकर मोलागुमड्डू तक जा रही है। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, जो कश्मीर में खत्म होगी। यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर निकलेगी। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर निशाना साधा। मेरा कहना है कि देखिए, हर एक व्यक्ति का, हर एक संगठन का ओपिनियन होता है। बीजेपी का ओपिनियन है, आरएसएस का ओपिनियन है, वो ठीक है। हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे मुंबई में गणेश विसर्जन पर उमड़ा जन सैलाब। इस वक्त खबर आ रही है हैदराबाद से, जहां पर पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की सुरक्षा में सेंध की खबर सामने आई है। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो एक मंच पर मौजूद है हिमंत बिस्वा शर्मा। अचानक वहां एक व्यक्ति पहुंचता है और माइक को तोड़ने की कोशिश करता है। वहां पर गणपति विसर्जन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए असम के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। बाद में इस व्यक्ति को काबू में ले लिया गया और बाद में इसको पुलिस को सौंप दिया गया। हमारी सहयोगी उमा सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही। उमा, क्या है ये सारा मामला? काफी एक टेंशन बिल्डअप तो था टीआरएस और बीजेपी के बीच में गणेश उत्सव को लेकर, और इस बार हिमंत बिस्वा शर्मा को चीफ गेस्ट के तौर पर इमर्शन सेरेमनी के लिए बुलवाया गया, जहां की यहाँ का जो सबसे बड़ा विशेष माना जाता है खैरताबाद गणेश, उस के विसर्जन के लिए उनको यहाँ पे इनवाइट कर दिया गया। और उनके दिन भर के प्रोग्राम्स थे, उसमें से खास एक प्रोग्राम ये भी था कि वो भाग्यनगर, ये जिसको कहते हैं कि वो भाग्य लक्ष्मी टेम्पल है जो चार मीनार के बिल्कुल पास में है, और जिसको एक तरह से एक सिंबल बना दिया है भाजपा ने। तो जो भी बड़े लीडर्स आते हैं वो हमेशा चार मीनार के पास वाले भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जाते हैं, और वहां पे शर्मा जी भी गए। और उसके बाद उनकी जब पब्लिक मीटिंग हो रही थी, तो जैसे हम विजुअल्स में देख सकते हैं, ये एक खंडवा से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो टीआरएस के लीडर होंगे, लोकल लीडर बताया जा रहा है। और वो आए और उन्होंने इस मीटिंग के बीच में आकर डिस्टर्ब करने की कोशिश की और उनको हटा दिया गया उसमें। लेकिन इस बिल्डअप का कारण ये भी है कि भाजपा यहाँ पे कुछ महीनों से काफी इंटेंस कर दिया है उन्होंने यहाँ का जो कैंपेन है, तेलंगाना का कैंपेन, जहाँ पे उनको इलेक्टोरल अपॉर्चुनिटी दिखती है। और गणेश विसर्जन को लेकर भी काफी टेंशन हुआ, क्योंकि यहाँ के जो स्टेट के जो चीफ है बंडी संजय, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर पीओपी के आइडल्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस आइडल्स को अगर हुसैन सागर में उनके इमर्शन को अलाउ नहीं किया जाएगा, तो उनका कहना था कि टीडीपी, जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी टीआरएस है, वो हिंदू फेस्टिवल्स को नहीं मानती है, सिर्फ मुस्लिम जो प्रोसेशन है उनको अलाउ करती है, और जो विसर्जन जो हुसैन सागर में होना चाहिए उसको अगर अलाउ करती है तो वो हिंदुओं के खिलाफ है। उसी बीच में एक तरह से कहना चाहिए कि टीआरएस प्रेशर में आ गई, क्योंकि हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के आइडल्स हुसैन सागर में इमर्स नहीं किए जाएंगे, लेकिन लास्ट मिनट में उन्होंने वो अपना जो डिसीजन है वो बदल लिया और आज सारे ही आइडल्स हुसैन सागर में मिलाए जा रहे हैं। और खास बात ये भी है कि जब आप माइक स्पीकर्स में सुनते हैं तो अब इसको हुसैन सागर नहीं कहा जा रहा है, उनको विनायक सागर कहा जा रहा है। एक तरह से समझा जा सकता है कि शायद
एक नेम चेंज की भी बात अगर चर्चा अगर शुरू हो जाती है हुसैन सागर को भी लेके, क्योंकि आप जानते हैं पहले भी हैदराबाद को भी वो भाग्यनगर कहने की बात भाजपा के लीडर्स करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए। दस दिनों के गणपति का आज मुंबई में विसर्जन हो रहा है और आपको बताएं कि इसे लेकर सुरक्षा और ट्रैफिक के खास इंतजाम मुंबई में किए गए हैं। सड़कों पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां गाड़ियों में ले जाई जा रही हैं। इनके साथ ही बड़ी संख्या में भक्त भी वहां मौजूद हैं। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ का उद्घोष हो रहा है। ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 70 साल तक ब्रिटेन की महारानी रही ब्रिटिश इतिहास में सबसे उम्रदराज और सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी रही हैं। किंग जॉर्ज 6 और रानी एलिजाबेथ की बेटी थी। ब्रिटेन की गद्दी संभालने वाली छठी महिला थी। उनके बाद प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा बनाए गए हैं। और आपको बताएं कि 20 नवंबर 1947 को उनकी शादी प्रिंस फिलिप से हुई थी। महारानी एलिजाबेथ के शासन में 15 प्रधानमंत्री उन्होंने देखे हैं और चर्चिल से लेकर लिज ट्रस तक सारे प्रधानमंत्री उनकी छत्रछाया में आए। ब्रिटेन में आज सभी खेलों का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। मां की मृत्यु के बाद प्रिंस से राजा बने उनके सबसे बड़े बेटे 73 वर्षीय चार्ल्स ने कहा, मेरी प्यारी मां, महारानी की मृत्यु मेरे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों के लिए सबसे बड़ा दुख का क्षण है। पूरी दुनिया में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। पीएम मोदी ने गुरुवार को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मैं उनकी गर्मजोशी और दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वह रुमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में उपहार में दिया था। मैं हमेशा उस भाव को संजो कर रखूंगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय के एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने राष्ट्र और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। उनके निधन से दुखी हूं। इस दुखद घड़ी में मेरे विचार उनके परिवार और यूके के लोगों के साथ हैं। तो 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।